रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, जब इस तरीके के पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट लगते हैं या कोई स्टेटमेंट उठाकर देख लें तो फायदा ही पहुंचाते हैं। ये जो अभी ताज़ा हरकत हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? दूसरा, विपक्ष तय नहीं ये कर पा रहा है कि लड़ाई कांग्रेस से है या बीजेपी से है, और 24 में गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी लड़ाई कैसी आपको दिखाई दे रही है? देखिए विपनेश, लोकतंत्र में सरकार का विरोध करने के क्या तरीके हैं? यही तरीके हैं। आप पोस्टर लगाते हैं, आप हड़ताल करते हैं, आप धरना करते हैं, आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, आप काम रोको करते हैं, आप रेल रोको करते हैं, आप सड़क रोको करते हैं। यही सब तरीके हैं जिससे आप जो विरोधी पक्ष है वो अपनी भावना को प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र में और क्या तरीका है? यही तरीका है कि आप विरोध और धरना प्रदर्शन, रैली, जो भी है, जो बातें आप करना चाहते हैं वो करते हैं, और ये तरीके किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में चलते रहने चाहिए। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन नए सरकार में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपको जान के बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि दिल्ली जो जंतर मंतर विश्व प्रसिद्ध है, पहले तो विरोध प्रदर्शन वोट क्लब में हुआ करते थे, बाद में नियमों में बदलाव हुआ, जंतर मंतर वो जगह कर दी गई कि जिसको भी विरोध प्रदर्शन है वो वहाँ करे। अब नए हिसाब किताब में, नए सरकार में, नए निजाम में ये बात की गई है कि अब आपको विरोध प्रदर्शन की समय सीमा भी निश्चित है कि आप 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक करेंगे, 10 बजे तक से लेकर 4 बजे तक ही विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अब की व्यवस्था में आपको याद होगा कि रामलीला मैदान में जो प्रदर्शन अन्ना हजारे केजरीवाल ने किया था कि 24 घंटे और न जाने कितने दिनों तक चला था, जंतर मंतर पे भी चला था। अब ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अंदर आप नहीं कर सकते। ये भी एक नई चीज़ हुई है। तो विरोध प्रदर्शन क्या सरकार के खिलाफ न किया जाए तो सरकार का सिर्फ गुणगान करें, विपक्ष भी बैठ करके रहे कि मोदी लाओ, राष्ट्र बनाओ, यही नारा विपक्ष के भी सारे नेता करने लगे, शायद ये बेमानी होगा अगर इस तरह की बात होगी। जहाँ तक बात अब गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की बात है और देश की राजनीति की बात है, देखिए आपके कार्यक्रम में मैं कई बार कह चुका हूँ कि देश की सियासत का जो मॉडल है वो सबसे सटीक या सबसे दिलचस्प, सबसे रोचक शरद पवार ही वो आदमी हैं, वो शख्सियत है इस देश की राजनीति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सियासी शतरंज की चालों में शहमात का खेल खेल सकते हैं। बाकी किसी दूसरे नेता में वो न अब वो दिमाग नहीं बचा, न अब वो रणनीति बची है। मुलायम सिंह यादव भी बहुत हद तक थे, लेकिन अब वो लोग वो है नहीं। तो शरद पवार ने जो मॉडल महाराष्ट्र में दिया है, आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र के नेताओं को या महाराष्ट्र की समझ रखने वाले आदमी से, किसी से आप पूछ लीजिए कि 2024 के महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे क्या होंगे, तो कोई भी आपको ये नहीं बता सकेगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। आप देखिए बीएमसी का चुनाव वहाँ ड्यू है और लगातार वहाँ महाराष्ट्र की सरकार बीएमसी के चुनाव को टालते जा रही है। अभी वो चाह नहीं रही है कि वो इलेक्शन हो। आप देखिए कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने बीजेपी को किस तरीके से घेरा है। तो बीएमसी का चुनाव होगा तब भी लोगों को पता चल जाएगा, और कोई आदमी मुंबई में ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि बीएमसी चुनाव कौन जीतेगा। इस तरह की रणनीति, इस तरह की राजनीति अगर विपक्ष के लोगों ने की, कांग्रेस से मिलके या कांग्रेस से हट के, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए जो ये लोग रणनीति अपना रही हैं, उसमें उसी तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी कि पूरे 2024 में देखिए, इंदिरा गांधी जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी और जब ये माना जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, तब जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन छात्रों का शुरू किया था। एक 75 बरस से ऊपर का आदमी, नौजवानों का आंदोलन शुरू किया और इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका, उनको कुर्सी से उतार फेंका। तो वो तब हुआ था जब सारे राजनीतिक दल एक साथ आए थे और उन्होंने माना था कि अब इंदिरा गांधी उस जगह पहुंच चुकी हैं जहां से उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस तरह की मन स्थिति अब विपक्षी दलों की होगी तो शायद वो साथ आए ना आए, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंदिरा जी के ज़माने से और आज के ज़माने में एक मूलभूत, एक बुनियादी अंतर है। देश, समाज, परिवार कहीं भी देखिए आप तो वो जो है 2 खांचों में बटा हुआ है।
एक तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्थक लोग हैं, और एक मैं कहता हूं एक अंधभक्त लोग हैं और एक अंध विरोधी लोग हैं। तो दो तरह के, तीसरा पक्ष कोई देश में बचा नहीं है। या तो आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं और या तो आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। तो मैं नहीं मानता कि विपक्ष अगर अलग अलग लड़ेगा तो वोटों का बंटवारा होगा। वोटों का एक मुश्त दिया जाना तय है। कुछ जगहों की बात को छोड़ दीजिए, वोट एक जगह ही जाएंगे, या तो वो प्रो मोदी वोट है या वो एंटी बीजेपी एंटी मोदी वोट है। तो ये देश इस मुहाने पर 2023 में खड़ा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मोदी के समर्थक लोग हैं, बीजेपी के समर्थक लोग हैं, प्रधानमंत्री को तिबारा ले आने वाले लोग हैं, वो एक तरफ है, और जो उनको कतई से रोकना चाहते हैं वो एक तरफ है। अब वो एक तरफ वाले लोगों में कहीं कहीं मैंने कहा कि कहीं कहीं वोटों के बंटवारे की गुंजाइश है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर ये आमने सामने की लड़ाई होगी। दूसरा पक्ष कौन होगा ये जनता तय कर लेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।